Hey guys, so welcome to the Pursuit Vidya. So in this video we are going to cover the fundamental rights. Okay, so let's start with it. So as we know that fundamental rights जो हैं वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, और ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द यूएस बिल ऑफ राइट्स. ओके, और इसको जो है मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है. This is very important. Okay, so Magna Carta of Indian Constitution, Part 3, Article 12 to 35, and inspired from the US Bill of Rights. Okay, और ये बहुत comprehensive rights हैं. इतने सारे rights कहीं नहीं find होते in the constitution of any world, of any country I mean. Right. So originally ये seven in numbers were there, and they were reduced to 6 through the 44th Constitutional Amendment Act. क्योंकि 44th Constitutional Amendment Act ने क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था उसको आर्टिकल 300A के अंतर्गत डाल दिया गया, और आर्टिकल 31 जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी था उसको एलिमिनेट कर दिया. Okay, so these rights are guaranteed to all the citizens of India without any discriminations. Therefore, they uphold the principles of equality, dignity, public interest, and national unity. So, this is very important. So, now let's see the purpose and the characteristics of the fundamental rights. So, one is promoting the political democracy. Okay, so fundamental rights जो हैं ये ऑथोरिटेरियन रूल को प्रिवेंट करते हैं एस्टेब्लिशमेंट से. दैट इज रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करते हैं और लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ द स्टेट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन फंडामेंटल राइट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट. ओके, और फंडामेंटल क्यों बोला जाता है तो उसके दो रीजंस हैं. एक तो दे आर वेरी एसेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट. ऑल राउंड डेवलपमेंट में आप याद रखना मीम्स, दैट इज मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड स्पिरिचुअल. सो फंडामेंटल इसलिए भी है क्योंकि फंडामेंटल डेवलपमेंट के लिए काम आते हैं, और दूसरा प्रोटेक्टेड बाय द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसके कारण भी इनको फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे आर जस्टिसेबल इन नेचर, अनलाइक डीपीएसपी. डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसेबल है, बट दे आर जस्टिसेबल इन नेचर because we can directly approach for in the Supreme Court for the enforcement of the rights when they are violated. So this is very important. So now let's move to the key features of the fundamental rights. Okay, now what are the key features of the fundamental rights? So that is they are qualified, they are not absolute. ओके, क्वालिफाइड मीन्स आप फुल्ली उसको यूज नहीं कर सकते. स्टेट जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस उस पर लगा सकती है ऑन द डिफरेंट ग्राउंड्स. सो इसके कारण क्या होगा, इंडिविजुअल लिबर्टी है वो सोशल कंट्रोल और सोसाइटल कंट्रोल से बैलेंस होगी. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे पार्लियामेंट के द्वारा वो रीजनेबल है कि नहीं ना, वो कौन डिसाइड करेगा? तो वो कोर्ट करेगी. ठीक है, अगर रीजनेबल होंगे तो ठीक है, और अगर नहीं होंगे तो वो जुडिशियल रिव्यू के अकॉर्डिंग उसके पावर से यूज करके उसको नल एंड वॉइड किया जाएगा. ओके, नाउ अवेलेबिलिटी एंड स्कोप. ओके, सो कुछ राइट्स जो हैं वो सिटीजन्स को ही अवेलेबल है, और कुछ राइट्स जो हैं वो हर एक सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों को अवेलेबल है. जैसे 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया और 30 हो गया. दिस राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स, नॉट अदर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और बाकी के जो राइट्स है ना वो सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों को अवेलेबल है. ओके, मोस्ट ऑफ द राइट्स जो है वो डायरेक्टली एनफोर्सेबल है अगेंस्ट द स्टेट. ओके, और कुछ राइट्स जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में भी अवेलेबल है. देन ऑब्वियसली दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड. ओके, this is very important. These rights require the constitutional amendment for modification and cannot be altered by the ordinary legislation or in ways affecting the constitution basic structure. तो जो राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं वो तो कभी अमेंड होंगे ही नहीं, हमने देख लिया बीएससी की वीडियो में. और दूसरे राइट्स जो बीएससी के पार्ट नहीं है अगर उसको अमेंड करना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत है. राइट, so this is very important. We have seen they are justiciable in nature,
आर्टिकल 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करके फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट होने से बचा सकती है। ओके, सो परमानेंट इन कैरेक्टर। Okay, most of the fundamental rights remain enforceable even during the emergencies, though some can be suspended under the specific emergency situations. ओके, नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी, इसका मतलब कि मैनी राइट्स जो है ना, जैसे आप देख लो अनटचेबिलिटी का राइट है, ओके, बॉन्डेड लेबर वाला राइट है, तो उसको है ना लेजिस्लेटिव इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। तो इसका मतलब कि लॉ बना के ही फिर उस राइट्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो डायरेक्टली वो सेल्फ एग्जीक्यूशन नहीं है। और ये लॉ कौन बनाएगा? तो सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है कि दे ओनली विल मेक द लॉ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच फंडामेंटल राइट्स। ओके, डायनेमिक इंटरप्रिटेशन है, ऑब्वियस है कि फंडामेंटल राइट्स का जो इंटरप्रिटेशन है वो डायनेमिक है, टाइम टू टाइम यू कैन से इवॉल्व होता गया है। जैसे अगर आप आर्टिकल 21 की बात करोगे, राइट टू लाइफ, तो उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे राइट्स आ गए हैं, जैसे शेल्टर का राइट, पीसफुल एनवायरमेंट का राइट, ठीक है, लाइवलीहुड का राइट, प्राइवेसी का राइट। ओके, सो एनवायरमेंट, एजुकेशन, एवरीथिंग इज अंडर द फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21। Okay, and there is a harmonious construction. Courts interpret these rights together, not in isolation, balancing the individual freedom with societal needs. Now, let's start with the fundamental rights, that is Article 20, 12 and Article 13. ओके, सो आर्टिकल अगर 12 देखोगे ना आप, उसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी गई है। तो इसका स्टेट का मतलब क्या है? तो जैसे आप पार्ट 3 पूरे में जहां भी स्टेट का मीनिंग आएगा ना, या स्टेट का वर्ड आएगा ना, वो आर्टिकल 12 में दिया गया है। इवन जो डीपीएसपी में जो स्टेट वर्ड यूज किया गया है ना, उसका मीनिंग भी ऐसा बोला गया है कि जो आर्टिकल 12 में दिया गया है ना वही है। तो क्या है आर्टिकल 12? आर्टिकल 12 में बोला गया है कि स्टेट का मीनिंग में कौन कौन आएगा। तो जैसे एग्जीक्यूटिव विंग यानी गवर्नमेंट, और लेजिस्लेटिव विंग जैसे पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव विंग, ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट की। ओके, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। इवन लोकल अथॉरिटीज भी आएंगी, जैसे पंचायत राज और अर्बन लोकल बॉडीज, एंड अदर स्टैच्यूटरी एंड नॉन स्टैच्यूटरी अथॉरिटीज लाइक एलआईसी हो गई, ओएनजीसी हो गई, सेल हो गई, ये सब। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्राइवेट संस्थाएं अगर वो स्टेट का काम कर रही है, जैसे पानी देना, सैनिटेशन लाइन स्टैब्लिश करना, ओके, तो प्राइवेट बॉडी दैट आर फंक्शनिंग एज द स्टेट इंस्ट्रूमेंट्स also fall under the definition of the state. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर और उनकी एक्शन भी चैलेंज हो सकती है फॉर फंडामेंटल राइट्स वायोलेशन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 13 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 13 में बोला गया है कि जो भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रहा है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। ओके, सो आर्टिकल 13 वॉइड्स लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट एंड एस्टेब्लिशिंग द जुडिशियल रिव्यू। तो ये जुडिशियल रिव्यू का एक्सप्लिसिटली प्रोविजंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है। ठीक है, अब ये लॉ का जो मीनिंग है ये क्या है? तो लॉ ये परमानेंट लॉ है और टेम्पररी लॉ है। तो परमानेंट आपको पता है, कोई भी जो पार्लियामेंट या विधानसभा पास करेगी वो। टेम्पररी लॉ यानी ऑर्डिनेंसेस। ओके, कोई भी स्टैच्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कलेक्टर निकालते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन एट द लोकल लेवल, या फिर नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस बट लीगल एनफोर्समेंट होना चाहिए उसको, जैसे 6 शेड्यूल एरियाज और 5th शेड्यूल एरियाज जो रूल्स बनाते हैं वो। ओके, constitutional amendments can be challenged if they violate the basic structure of the constitution. So this is very important. Now let's start with the right to equality, article 14 to 18. तो ये क्या क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं कि राइट टू इक्वलिटी में से नीचे में से कौन सा राइट नहीं आएगा? ओके, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में से कौन सा नहीं आएगा? तो आर्टिकल 14 टू 18 जो है वो राइट टू इक्वलिटी में आएंगे। आर्टिकल 19 है, 20 है, वो राइट टू फ्रीडम में आएंगे, वो हम बाद में देखेंगे। बट लेट्स स्टार्ट विद द राइट टू इक्वलिटी। तो जस्ट रिमेंबर दैट प्लीज डोंट ईट अनरैप्ड टॉफिस। ठीक है, सो पी से क्या आएगा? सो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। डी से क्या आएगा? सो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, राइट। ई से क्या आएगा? सो इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यू से क्या आएगा? अनटचेबिलिटी का प्रोविजन आएगा। और टी से टाइटल्स आएगा।
Okay, so 14, 15, 16, 17 and 18. So let's start with the 14, that is equality before law and equal protection of law. ये आपका आर्टिकल 14 है. Now see, here B is there, so B is British concept. Okay, and British is a negative concept. Just remember like that. And P is there, so protection. So it's a American concept and it is a positive concept. तो ये दोनों कंसेप्ट जो हैं वो आर्टिकल 14 में दिए गए हैं. नाउ व्हाट इज आर्टिकल 14? आर्टिकल 14 में जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ना, वो क्या बोलता है? देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रिविलेजेस टू इंडिविजुअल. ओके, स्पेसिफिक प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए. इक्वल सब्जेक्शन टू द ऑर्डिनरी लॉ, सभी लोग ऑर्डिनरी लॉ पे सब्जेक्ट होने चाहिए. लाइक इसका मतलब कि सलमान खान हो या फिर ऑर्डिनरी लेबर हो, दोनों को ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड ही इंप्लीमेंट होगा. ओके, एंड नो पर्सन इज अबाउ द लॉ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So three things are there: absence of special privileges, equal subjection to the ordinary law, and no person is above the law. Now second is the equal protection of the law. So what is equal protection? So equal treatment under the equal circumstances, similar application of the law to the person similarly situated, and like should be treated alike without discrimination. Right? So rule of the law इसका सब पार्ट है. आर्टिकल 40 embodies the concept of the rule of law. जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका मतलब कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके भी नहीं हटाया जा सकता. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड देयर शुड बी अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन. तो हाँ, रीजनेबल क्लासिफिकेशन और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं इस पे. राइट. सो कौन से एक्सेप्शन टू द इक्वलिटी हैं और रूल ऑफ लॉ पे हैं? तो जैसे इम्यूनिटी टू द सर्टन पर्सन्स, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, जजेस हो गए, सिविल सर्वेंट हो गए, फॉरेन डिप्लोमेट्स, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो स्पेशल एनवॉयज आते हैं, सो उनको इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है फ्रॉम द ऑर्डिनरी लीगल प्रोसेस. सेकंड इज प्रोफेशनल प्रिविलेजेस. जैसे कुछ रिलेशन होते हैं प्रोफेशनल, जैसे डॉक्टर पेशेंट का, लॉयर क्लाइंट का, तो वो प्रोटेक्टेड है बाय द प्रिविलेजेस दैट एग्जेम्प्ट देम फ्रॉम द स्टैंडर्ड लीगल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. फिर मिलिट्री लॉ वाले लोग, जैसे मिलिट्री लॉ में जो सिविल पर्सनल्स होते हैं, ओके, सो दे आर सब्जेक्ट टू द स्पेशल लॉस एंड ट्रिब्यूनल्स दैट ऑपरेट डिफरेंटली फ्रॉम द सिविलियन कोर्ट्स. राइट, क्योंकि उनकी एक सेपरेट सिस्टम ऑफ द जस्टिस होती है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन. जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, दे एक्सरसाइज द डिस्क्रिशनरी पावर which can sometimes result in the differential treatment which technically violates the absolute equality. सोशियो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन पे जो अफर्मेटिव एक्शंस हैं वो भी एक एक्सेप्शन टू इक्वलिटी है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आर्टिकल 15, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. सो उसमें दो सब क्लॉज हैं. पहला सब क्लॉज क्या बोलता है? देयर शुड बी अ नॉन डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट. Okay, it prohibits the state from discriminating against any citizen based on religion, race, caste, sex or place of birth. Okay, 5 प्रोविजन है: रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. जो दूसरा सब क्लॉज है आर्टिकल 15(2), वो क्या बोलता है? इट प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन बाय बोथ स्टेट and private individuals regarding the access to the shop, public, restaurant, hotel, places of public entertainment and use of wells, tanks, bathing guards or anything. So ये बोलता है कि कोई भी लोग जो हैं वहां उनमें डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए किसी जगह पे आने के लिए जो पब्लिक के लिए ओपन है, जैसे थिएटर्स हो गए, पब्लिक बाथ हो गए, स्विमिंग पूल्स हो गए, वो सब. हाँ, अगर प्राइवेट है और प्राइवेट कुछ लोग के लिए ही खुला है, राइट, उनकी फैमिली या फ्रेंड्स के लिए, तो वहां पे दे कैन से नो एंड डिस्क्रिमिनेट. बट अगर वो पब्लिकली ओपन है ना, तो वहां पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए. ओके, सो इसका मतलब जो पहला क्लॉज है वो स्टेट को प्रोहिबिट करता है और दूसरा सब क्लॉज है वो आपका प्राइवेट को प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन से. बट हाँ, एक्सेप्शंस हैं वुमेन, चिल्ड्रन और बैकवर्ड क्लास के लिए. अगर आप अफर्मेटिव एक्शंस करना चाहो तो वो कर सकते हो. राइट, जैसे 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था जिसमें स्पेशल प्रोविजंस थे फॉर द बैकवर्ड क्लास इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस.
right? So Article 15 subclause 5 was introduced by the 93 Constitutional Amendment Act 2005, which empowers the state to make special provisions for the advancement of the SEBC, scheduled caste and scheduled tribe, regarding their admission to the educational institutions, और दोनों प्राइवेट और स्टेट फंडेड दोनों, राइट. बट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये आपका रिजर्वेशन नहीं एप्लीकेबल है. ओके, सो देर इज एक्सेप्शंस टू दिस. 93rd में बोला गया था कि एक्सेप्शन है इसमें, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट नहीं एप्लीकेबल होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So now let's move on to the Article 16, that is equality of opportunity in the public employment. Okay, so Article 16 subclause 1 और 2 क्या बोलते हैं? It guarantees the equality of opportunity for all the citizens in matters of public employment and prohibits the discriminations on the grounds of, तो वो जो 5 हमने देखे थे वो तो है ही, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ वर्क, और 2 एक्स्ट्रा कौन से हैं? डिसेंट और रेसिडेंस, राइट. सो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और रेसिडेंस. आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 में रेसिडेंस क्वालिफिकेशन जो है ना, अगर उस पर डिस्क्रिमिनेट करना है ना, तो पार्लियामेंट कैन मेक द लॉस प्रिस्क्राइबिंग द रेसिडेंस विद इन अ स्टेट और अ यूटी एज अ कंडीशन फॉर सर्टन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट्स. तो वहां पे स्टेट नहीं कर सकती, पार्लियामेंट कैन डू एंड प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज अ कंडीशन फॉर द एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट. Okay, so that is discriminating, right? But Parliament can only do. Now, Article 16, subclause 4, reservation for the backward classes. तो ये स्टेट को इनेबल करता है कि दे कैन मेक प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन द फेवर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स विच आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड इन द पब्लिक सर्विसेज. ओके, तो ये तो अपॉइंटमेंट में हो गया. फिर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4A क्या बोलता है कि अपॉइंटमेंट के साथ साथ आप रिजर्वेशन प्रमोशन में भी कर सकते हो, राइट. सो इट अलाउज द रिजर्वेशन इन द मैटर्स ऑफ प्रमोशन ऑल्सो फॉर द SCs एंड STs if the state believes that they are not adequately represented in the service under the state. This is very important. तो इसका मतलब आज की तारीख में रिजर्वेशन सिर्फ अपॉइंटमेंट में नहीं है, प्रमोशन में भी है. और ये कहां से डील हो रहा है? तो आर्टिकल 16(4) और 16(4) सब क्लॉज है, राइट. और आर्टिकल 16(4) ये क्या बोलता है कि अनफिल्ड वैकेंसीज जो है ना, सो इट परमिट्स द स्टेट टू कंसीडर द अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसी एज अ सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसी which can be filled in any succeeding year, not counting towards the vacancy limit 50% of that year. ओके, तो मान लो आज वैकेंसी है, ठीक है, नहीं फिल हुई है, तो वो सेम वैकेंसी अगले साल भी वो ले जाएंगे. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, and Article 16 subclause 5, religious institutions. So it allows the religious or denominational institution to require the employees to belong to a particular religion or a denomination. So that is very important. तो लाइक कोई पर्टिकुलर अगर रिलीजियस संस्था है, कोई भी हिंदू की या मुस्लिम की, तो वहां पे उसी रिलीजन के लोग आएंगे और बैठेंगे, तो वो डिस्क्रिमिनेट वहां पे कर सकते हैं, राइट. सो नाउ आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी. So Article 17 abolishes the untouchability and forbids its practice in any form. Right? Now, what is untouchability? So again, वो define नहीं किया गया है. तो Constitution does not define the untouchability. तो like मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो practice है ना, it stem from the caste system rather than physical or social isolation of some people for any reasons. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमने जैसे बात की कि ये सेल्फ इम्प्लीमेंटेड नहीं है, इसके लिए कुछ कानून बनाना पड़ेगा. ओके, सो गवर्नमेंट ने कानून बनाया था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955. ओके, जो अनटचेबिलिटी के ऑफेंस को दर्शाता है और वहां पे पनिशमेंट देता है. ओके, सो पनिशेबल बाय द इम्प्रिजनमेंट अप टू द 6 months और फाइन अप टू 500 रुपीज और बोथ, राइट. अगर आप अनटचेबिलिटी के ऑफेंस पे आप कन्विक्टेड हो कोर्ट के द्वारा, तो आप MP या MLA की सीट के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, राइट. देन सर्टन प्रोहिबिटेड एक्ट्स जो इसके एक्ट के अंतर्गत हैं, जो अनटचेबिलिटी गिनाया जा सकता है, तो दैट इज एक्सेस टू द पब्लिक वर्शिप, प्रिवेंटिंग द एक्सेस टू द पब्लिक वर्शिप, जस्टिफाई करना अनटचेबिलिटी को,
शॉप्स या होटल्स में डिनाई करना एक्सेस, इंसल्टिंग द शेड्यूल कास्ट, रिफ्यूजिंग द एडमिशन टू द इंस्टीट्यूशंस, तो ये सब ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एससी करना तो वो अनटचेबिलिटी है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आर्टिकल 17 जो है इट इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स with constitutional obligations on the state to ensure the protection of it. Now, last article of the freedom of the equality, yes, or right of equality. So that is abolition of the titles. Okay, so Article 18 जो है it prohibits the state फ्रॉम कन्फरिंग द टाइटल्स, तो स्टेट टाइटल्स नहीं दे सकती किसी को भी। हाँ, जैसे भारत रत्न अवार्ड या ये सब जो अवार्ड है ना, सो दैट आर समथिंग यू कैन से एक्सेप्शंस आर देयर। मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शंस पे आप दे सकते हो, बाकी दूसरे टाइटल्स स्टेट नहीं दे सकती। इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स द सिटीजन्स फ्रॉम एक्सेप्टिंग द टाइटल्स फ्रॉम द फॉरेन स्टेट्स, राइट। फिर ऑफिस होल्डर्स जो हैं उनको भी प्रोहिबिट करता है फॉरेन टाइटल्स एक्सेप्टेंस से विदाउट कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। Then Article 18 also prohibits the citizens accepting the foreign gifts and foreign positions without approval of the president. So this is very important. Okay, now what was the purpose? Purpose was that hereditary जो titles थे ना, महाराजा, नवाब, दीवान, साहेब, उन सबको abolish करना ताकि democratic equality बनी रहे। ओके, सो की माइलस्टोन्स वर देयर, जैसे 1954 में भारत रत्न वाज इंस्टीट्यूटेड एज अ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और 1996 में सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द नेशनल अवार्ड्स। क्योंकि ये सब क्या है, एकेडमिक डिस्टिंक्शंस पे दिए जाते हैं, और जैसे परमवीर चक्र एंड ऑल चक्रस आर देयर, सो वो सब आपके मिलिट्री डिस्टिंक्शंस पे है। So now we have completed Article 12 and 13. 12 was the definition of the state and 13 was related to the law violating the fundamental rights. ओके, फिर हमने 14, 15, 16, 17, 18 पांच राइट कर दिए जो राइट ऑफ द इक्वलिटी थे। नाउ नेक्स्ट वीडियो विल मूव टुवर्ड्स द राइट ऑफ द freedom of speech and expressions, and we'll continue that. So thank you for watching. So if you like the video, please hit the subscribe button and bell icon button and share the video as much as possible.